प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं आदिकाल की विविध परिस्थितियों को। उससे पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर विस्तार से चर्चा की थी। और जो सबसे प्रथम कक्षा जो आपकी हुई थी उसमें मैंने हिंदी साहित्य के आपके हिंदी एमए हिंदी पूर्वार्ध के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं उनके पाठ्यक्रम और अंक योजना को लेकर के विस्तार से चर्चा की थी। आपके जो 4 प्रश्न पत्र हैं उसमें पहला प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास पर केंद्रित है, दूसरा प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य पर केंद्रित है, तीसरा प्राचीन काव्य पर जिसमें 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है, और चौथा प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य जिसमें 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहली यूनिट है वो आदिकालीन साहित्य पर केंद्रित हैं। तो हमने आदिकाल की विविध परिस्थितियों पर यह हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से ये एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने पाठ्यक्रम को शुरू किया था, जिसमें हमने आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी और आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों पर विस्तार से हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियों के साथ। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में ये आपका एक मॉडल आंसर के रूप में आदिकाल की प्रमुख पृष्ठभूमि या परिवेश या परिस्थितियों का हम पूर्णतः अध्ययन कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता यानी बिखराव आ गया था। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की और दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, जादू मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझे जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रिय लोगों का प्राधान्य था यानी प्रधानता थी। राजपूतों में शौर्य तो था परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोढ़ था, भयंकर बीमारी थी। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंततः अंतर्मुखी रंगरैलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति का वातावरण से जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस पतनोन्मुखी स्थिति का हमें पूरा चित्र उपलब्ध हो जाता है। तो ये थी सामाजिक परिस्थिति। पहले रूप में हमने पढ़ा राजनीतिक परिस्थिति, दूसरे बिंदु के रूप में हमने पढ़ा आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ, तीसरे बिंदु के रूप में हमने सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा और चौथे बिंदु के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बराबर बह रही थी। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रचुर साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था, और तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर
बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर भी अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से लेकर के 11वीं शती तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र में रहे हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, भवभूति एवं श्री हर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन हैं। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता तथा साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया है। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान का पात्र था, यानी सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी और चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में भी वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है, हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रितताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम सांस्कृतिक परिस्थिति की ओर। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने चरम शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता की आधार थी, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत सने सने मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की मानी गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार हिंदू कला अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुकी हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न ही वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। यह अल-बरूनी का वर्णन है। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ। आबू का जैसे जैन मंदिर, खजुराहो का मंदिर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इस काल की उच्चतम कोटि की कला की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर भी पड़ने लगा था। ये निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों में परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में हुआ। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से ह्रासोन्मुख थी। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल यानी आदिकाल की इन उपर्युक्त प्रेरक परिस्थितियों ने तत्कालीन जो साहित्य था या साहित्य की जो गतिविधियां थी उन सभी को इन्होंने प्रभावित किया है, जिसका मुखर प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य सृजना के दर्पण में झलकता है। ये पृष्ठभूमि ये प्रमाणित कर देती है कि तत्कालीन समाज विशृंखलित था, व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं था, धार्मिक क्षेत्र में अनेक मतांतर, अंधविश्वास और रूढ़ियाँ प्रचलित थी, धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाता था, स्त्रियों की दशा शोचनीय थी, राजागण स्वार्थी थे तथा जनता को दास बनाकर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते थे। एकता का अभाव, संगठन की कमी और अराजकता की प्रचुरता के कारण जैसा समाज संभव था वैसा ही साहित्य सृजन आदिकाल में हुआ। रचनाकार अपने समय की परिस्थितियों और परिवेश से प्रेरणा लेता है और उसका प्रभाव ग्रहण करता है और मानस मंथन के पश्चात सृजन पथ पर रचना के पथ पर वह अग्रसर होता है। यही कारण है कि हिंदी के आदिकाल में जो विविधता या विषय वस्तु की जो अव्यवस्थित स्थितियाँ और शैली का जो वैविध्य हमें देखने को मिलता है वह सब इन्हीं उपर्युक्त परिस्थितियों की देन है, क्योंकि साहित्य जो होता है, साहित्य का जो सृजन होता है वह एक तरह से समाज का दर्पण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आदिकाल की जो ये विविध जो परिस्थितियां हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने इस मॉडल आंसर के रूप में इस पाठ्यक्रम को हमने पढ़ लिया है। और आप सभी से ये आग्रह है कि आप जब अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जो जितनी विविध परिस्थितियों का आपने इस मॉडल आंसर के रूप में जो अध्ययन किया था, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर के आदिकाल के साहित्य को पूरी तरह से प्रभावित किया है। यानी जैसा समाज होता है, जैसा परिवेश और पृष्ठभूमि होती है, वैसा ही साहित्यकार तत्कालीन समय में अपने साहित्य सृजन की कर्म की ओर वो आगे बढ़ता है। यानी जो तत्कालीन रचनाएं हैं उन रचनाओं पर तत्कालीन इन परिस्थितियों का गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। यानी इन परिस्थितियों ने साहित्य को प्रभावित किया, तभी लेखकों ने वीर रस और श्रृंगार रस और अन्य फुटकर विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। और जो चारण और भाट जो हुआ करते थे उन्होंने रासो काव्य लिखा, यानी वीर रस से परिपूर्ण और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। आदिकाल में जैन साहित्य में मिलता है, सिद्ध साहित्य में मिलता है, नाथ साहित्य में मिलता है, रासो साहित्य में मिलता है, फुटकर साहित्य में मिलता है, जैसे राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और विद्यापति पदावली भी हमें श्रृंगार रस से संबंध में जो रचना है विद्यापति पदावली, वो भी हमें इसी आदिकाल की रचनाओं के रूप में देखने को मिलती हैं। साथ ही अमीर खुसरो ने जो लिखा वो भी आदिकाल में खड़ी बोली के रूप में वो साहित्य सामने आता है। डोला मारूरा दुआ जो एक प्रेम गाथा है वो भी इसी में उभर कर आता है। तो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों ने एक तरह से साहित्य को प्रभावित किया है। साहित्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, कवि प्रभावित होता है, तभी वो सृजन कर्म को जन्म देता है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में हम आदिकाल का जो नामकरण है जो विवादास्पद रहा है उन नामकरणों की हम समीक्षाएं करते हुए अपनी ओर से एक उपयुक्त नामकरण पर हम बात करेंगे। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपका जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है ये 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का प्रश्न पत्र है। हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है वो 5 प्रकरणों में यानी 5 इकाइयों में विभक्त हैं।
जैसे प्रथम इकाई आदिकाल से संबंधित साहित्य से हैं, और दूसरी इकाई जो है भक्ति काल के साहित्य से संबंधित हैं, तीसरी इकाई जो है रीतिकाल के साहित्य से संबंधित हैं, चौथी इकाई जो है वो काव्य से संबंधित हैं, यानी गद्य से। आधुनिक काल, एक तरह से चौथी इकाई आधुनिक काल से संबंधित है, आधुनिक काल में गद्य का विकास, गद्य और पद्य का विकास, और एक पार्ट इसमें वैश्विक स्तर पर रचित साहित्य का भी है। तो हम अगली ऑनलाइन कक्षा में इसी आदिकाल के अगले बिंदु नामकरण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।